बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोशा एंड वेलकम टू नोबल क्राफ्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि मुसलमान ज़वाल पजीर कैसे हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं साबित करूँगा कि इन मुसलमानों का उरूज जो ज़वाल पजीर हुआ वो इन फतवाओं की वजह से हुआ। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि फतवा होते क्या है। फतवा एक लीगल रूलिंग होती है, जैसे कि हमारे कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, वो भी रूलिंग देते हैं, लाइक सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे वो रूलिंग देते हैं, पाकिस्तान के आइन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लामिक स्कॉलर्स, उलेमा जो होते हैं, वो रूलिंग देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो रूलिंग तो देनी है, कानून तो है, और अगर मुझसे पूछे तो मैं तो ज़्यादा इस्लाम के कानून को ही सपोर्ट करूँगा। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि मुसलमानों का ज़वाल आखिर फतवाओं की वजह से कैसे हुआ। अच्छा, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे तारीख में, जिसको मिडिल एजेस या डार्क एजेस कहा जाता है। अभी मिडिल एजेस और डार्क एजेस का जो पीरियड है, इसमें बेसिकली मुसलमान जो थे वो डोमिनेंट थे। मोनार्की, एक मुसलमानों की एक बादशाहत जो थी वो डोमिनेंट फोर्स थी। तो इसको डार्क एजेस हिस्टोरियंस क्यों लिखते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए तो ये गोल्डन टाइम था। बहुत मुसलमानों ने तरक्की भी की, ठीक है, आपसी लड़ाइयाँ आपस में थी, मगर वो भी फिर भी तरक्की करते थे। तो आखिर क्या वजह है जो इसको डार्क एजेस कहा जाता है? इसको डार्क एजेस कहा जाता है इसलिए कि यूरोप के अंदर डार्क एजेस थी। यूरोप में जो था कोई निज़ाम नहीं था। यूरोप में चर्च और उसका पादरी, जिसको पोप कहा जाता है, उनकी रूलिंग पूरे यूरोप पे सबसे ज्यादा मुकद्दम समझी जाती थी। जो चर्च का पादरी कहेगा वो कानून होगा, और किसी आज़ाद ख्याल को, किसी दूसरे नज़रिए को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर हुआ ये कि यूरोपियंस में एक तहरीक शुरू हुई जिसको रेनेसॉ कहा जाता है। 14th या 15th सेंचुरी में ये तहरीक शुरू हुई, जिसके नतीजे में एक बड़ी चीज़ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ अभी। प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। इससे पहले किताबें या कोई भी चीज़ हाथों से लिखी जाती थी, मगर प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत सारी चीज़ें तेज हो गई और एक इंफॉर्मेशन एज का दौर शुरू हो गया। मगर हुआ ये कि मुसलमानों के इस्लामी स्कॉलर्स थे, उन्होंने फतवा दे दिया कि ये इस्लाम के नज़रियात के खिलाफ है, इस्लाम की मुखालिफ कोई चीज़ है। ये टेक्नोलॉजी जो आई है प्रिंटिंग प्रेस की, इससे इस्लाम को नुकसान होगा। ये सोच, ये रूलिंग जो दी गई, इसका असर हुआ पूरी मुस्लिम उम्मत पर। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस को आम कर दिया गया। इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और अपनी नज़रियात जो है उनको फैलाने में बड़ी आसानी हो गई। किताब छपते गए, सस्ते बिकते गए। जो पहले किताब बड़े महंगे होते थे, सिर्फ एक एलीट क्लास ही किताब पढ़ती थी और आम लोग तो किताब नहीं पढ़ सकते थे, बहुत महंगे हुआ करते थे। तो हुआ ये कि सस्ते हो गए, आम आदमी के भी जो है खरीद में आ गए। तो इसके नतीजे में यह हुआ कि उन्होंने अपने नज़रियात फैलाना शुरू कर दिए, जबकि मुसलमानों के पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। 300 साल के बाद, यानी कि 15th सेंचुरी में यूरोप ने प्रिंटिंग प्रेस को अडॉप्ट कर लिया, जबकि मुसलमानों ने 15th सेंचुरी के बाद तकरीबन 300 साल के बाद जाके प्रिंटिंग प्रेस को अडॉप्ट किया। वो भी एक हंगेरियन कन्वर्ट इब्राहिम मुत्तफरिका, जिसने ओटोमन सुल्तान यानी कि उस्मानिया सुल्तान से रिक्वेस्ट की, और उसने इस्तांबुल में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1727 ईस्वी में जाके जो है प्रिंटिंग प्रेस वहां पर लगाई इस्तांबुल में। 300 साल का गैप आ गया और इंफॉर्मेशन का इतना गैप आ गया कि अब हम उसको कम्पीट करने की हालत में नहीं थे। यूरोप अपने आइडियाज, नजरियात काफी हद तक बहुत ही मजबूती से फैला चुका था, और हम मुसलमानों ने सिर्फ 1727 में प्रिंटिंग प्रेस को अडॉप्ट किया। क्यों? फतवा की वजह से। देखें, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से आज यूरोप बहुत ही तरक्की करता जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग, अगेन लफ्ज अंग्रेजी है, मगर इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ यूरोपियंस और अंग्रेजों के लिए है। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है, ये बेसिकली आपको डीप में सोचने की बेसिकली एक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है।
क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग जस्ट एक रिक्वायरमेंट इसकी है कि अपने प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज को चैलेंज करें। हो सकता है ना गलत हो, अगर सही होती हमारे ख्यालात, हमारे नजरियात सही होते तो हम इतनी पस्ती में तो ना होते। हर तरफ मुसलमानों का जवाल है, कहीं मार पड़ रही है तो कहीं इकोनॉमिकली इतने तबाह हालात हैं हमारे कि कुछ भी पॉसिबल नहीं नजर आता। कुछ तो गड़बड़ हम कर रहे हैं। तो इस गड़बड़ को सुधारने के लिए हमें अपने प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज को चैलेंज करना पड़ेगा, जिसको हम कैसे कर सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग से। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए 2W सिंप्लीफाई में कर देता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग को आप 2W से समझें। ये 2W क्या है? हाउ एंड व्हाई। कोई भी बात आपकी है तो उस पे आप एक सवाल उठाएं कि ये कैसे हुआ है और क्यों, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसकी पोटेंशियल क्या है। जब तक हम क्रिटिकल थिंकर्स नहीं बनेंगे तब तक हमारा जवाल तो खत्म होने वाला नहीं है। हम एक डार्क एज के विशियस साइकिल में चलते रहेंगे। डार्क एजेस बेसिकली हिस्टोरियंस तो यूरोपियंस के साथ एसोसिएट करते हैं, मगर आज के दौर में मैं कहता हूं कि ये मुसलमानों का डार्क पीरियड है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा है? सोचें, अल्लाह ने मुसलमान को अशरफुल मखलूकात कहा है। जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं, कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मगर इंसान ही एक अशरफुल मखलूकात किस वजह से? बिकॉज ऑफ हिज थिंकिंग एबिलिटी। वो सोच की ताकत रखता है। ये दिमाग अल्लाह ताला ने दिया। ये दिमाग क्या है? ये अल्लाह ताला की नेमत है। देखिए, एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या है कि अल्लाह ने अगर आपको अहलियत दी है, अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी है, तो वो नेमत आपको आपके ऊपर नजर आनी चाहिए। यानी कि अगर आप दौलतमंद हैं, आपके पास इतना साहिब हैसियत हैं, तो अच्छे कपड़े पहने, अच्छी चीजें अच्छा नजर आए, ताकि वो जो आपको अल्लाह ने नेमत दी है वो आपके ऊपर नजर आए। अगर आप बहुत सारी दौलत होने के बावजूद भी गंदे कपड़े, मैले कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर चलते रहेंगे तो बेसिकली ये नेमत की नाशुक्री है। ठीक इसी तरह से इस चीज को ऐसे समझे कि दिमाग भी अल्लाह की नेमत है। ये अल्लाह ने किसी को ऐसा दिमाग नहीं दिया जैसा इंसानों को दिमाग दिया है। सोचने वाला, इमेजिन करने वाला, इमेजिनेशंस करने वाला। और हम क्या करते हैं? हम सोचने को तरजीह नहीं देते। हम लकीर के फकीर बनने को तरजीह देते हैं कि भाई वो ऊपर जो बैठा है वो सोच लेगा, वो हमारी तरफ से भी सोच लेगा, पूरी उम्मत की तरफ से वो एक बंदा सोच लेगा, जो उसको करना है वो कर लेगा। तो इस तरह से तो जाहिर सी बात है हम लकीर के फकीर ही बनेंगे ना। फिर वो गलत हुआ, सही हुआ, हम उस इंसान के रहमो करम पे, उसकी सोच के रहमो करम पर होंगे। और वो है आज ये रिसेंट दौर की बात है कि माइक आया तो माइक को हराम करार दे दिया गया, और फिर मौलवी हजरात और जो भी इस्लाम के स्कॉलर्स हैं वो सारे माइक पे अपने बयान रिकॉर्ड करवाने लग गए। पहले ही कर लेते, पहले क्या सोच नहीं आई। फिर टीवी आई, टीवी को हराम करार दे दिया, फिर जो है टीवी पर बैठ के बयान देना शुरू हो गए। तो पहले हराम था अब हराम नहीं है, या पहले हराम नहीं था अब क्या हो गया? पहले तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, अब तुम्हारा दिमाग काम करने लग गया है। तो दैट मीन्स के वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड एवरी ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इंसान गलती करता है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए। क्रिटिकली हर चीज पर सोचना चाहिए कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। एवरीथिंग हैज टू साइड्स, द गुड वन एंड द बैड वन। एक बुरी साइड भी होती है, एक अच्छी साइड भी होती है। देखिए, तलवार किसी का कत्ल, किसी बेगुनाह का कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और जिहाद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह से गन्स हैं, इसी तरह से मिसाइल्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी आज के दौर में आ चुकी है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं। इसी तरह से पैसा है, पैसे का सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। इसी तरह से पावर है, ताकत, गलत इस्तेमाल भी है, सही इस्तेमाल भी है। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, आईटी टेक्नोलॉजी भी है, और बहुत सारी। गलत इस्तेमाल और सही इस्तेमाल सब चीजों का होता है। हम किसी चीज को रोक नहीं सकते तो उसका सही इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। देखिए, मार्टिन लूथर की एक कोटेशन है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली। इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दैट्स द गोल ऑफ अ ट्रू एजुकेशन। ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना,
उसको उसका मेन मकसद होता है, अगर ट्रू एजुकेशन सिस्टम है उसका मेन मकसद ये है कि वो थिंकर्स प्रोड्यूस करें जो एक्सटेंसिवली थिंक करें और क्रिटिकली थिंक करें, यानी कि एक्सटेंसिवली यानी कि डीप में जाके सोचें, हर चीज के बारे में सोचें कि इसका फायदा और नुकसान क्या है, और क्रिटिकल थिंकिंग करें, हर पहलू से सोचने की कोशिश करें। तो जब तक हम ये नहीं कर सकते तब तक हम जो ये डार्क सर्किल है, ये डार्क एजेस का जो सर्किल है, इससे हम निकल नहीं पाएंगे और हम जो है नीचे से नीचे चलते जाएंगे, यानी कि जवाल से जवाल पजीर होते चले जाएंगे, और इसको रोकने वाला कोई फतवा मेरे ख्याल से नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।